कक्षा 10 पाठ 1 में स्वर्णिम भारत सामाजिक विज्ञान विषय में आज हम एक नया वीडियो लेके हाजिर हैं, जिसमें हम आज गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 1 का जो टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य के जितने शासक हुए हैं, तो शासकों के बारे में आज उनके नाम और उनका परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले गुप्त साम्राज्य में देखते हैं। तो गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त साम्राज्य की गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी वो 275 ईस्वी में हुई थी। अब ईसा पूर्व से हम ईस्वी में प्रवेश कर चुके हैं। पहले हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा, अंधकारमय युग पढ़ा और जो ईसा पूर्व में हमने पढ़े थे। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना कि अब हम ईस्वी में प्रवेश कर चुके हैं 275 ईस्वी में। जो वर्तमान में हम 2020 में चल रहे हैं वो उसी की कड़ी में 275 ईस्वी था, यानी लगभग 1775 साल पहले की बात है। 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना होती है और गुप्त वंश का जो शासन था वो 550 ईस्वी तक रहता है। स्थापना जो थी वो श्री गुप्त द्वारा की गई थी 275 ईस्वी में। गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनमें संस्थापक श्री गुप्त, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, और श्री गुप्त के बाद इनका पुत्र घटोत्कच गुप्त। दोनों की एक खास बात थी, दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है और उसके बाद उनका शासक, उनका पुत्र जो था घटोत्कच, वो गुप्त वंश का शासक बनता है, राजा बनता है, और दोनों की उपाधि जो थी क्या थी? महाराज। इसके बाद घटोत्कच गुप्त का ज्येष्ठ पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो राजा बनता है, राजगद्दी को संभालता है 320 ईस्वी में, और 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासन रहता है। एक बात का ध्यान देना कि चंद्रगुप्त के नाम से दो चीज़ें आ गई, एक चंद्रगुप्त मौर्य था और ये एक चंद्रगुप्त है। मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो चंद्रगुप्त जो मौर्य प्रसाद मौर्य वंश था उसका था। वो लगभग ईसा पूर्व में था, 320 ईसा पूर्व, इस तरह से 261 ईसा पूर्व, जैसे अशोक की बात करते हैं 272 ईसा पूर्व, तो वो इससे पहले की बात है। थोड़ा ध्यान देना, ये चंद्रगुप्त है, इसमें मौर्य नहीं लगता। तो चंद्रगुप्त प्रथम था, ये 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक लगभग 15 वर्ष इसने शासन किया। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। यहाँ ये ध्यान दे लेना, महाराजा धीराज, और श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी, और यहाँ महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऐसा इतिहास में लिखा गया है कि महाराज की उपाधि जो थी वो सामंत जो थे उस समय के वो धारण करते थे। तो उस इतिहास के स्रोत को ध्यान में रखते हुए अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि अगर सही तरीके से माना जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का प्रथम शासक माना जा सकता है इसमें, क्योंकि उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज का मतलब हो गया कि वो स्वतंत्र शासक बन गया, लेकिन महाराज की उपाधि उस समय सामंत लेते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है, लिच्छवी वंश की जो कुमार देवी थी उससे विवाह किया। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने इसका एक बड़ा महान कार्य किया। इसने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया चंद्रगुप्त ने, उसको गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश के नाम से प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी में उसने प्रारंभ किया। आगे बढ़े तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र जो था समुद्रगुप्त, उसने राजगद्दी पे वो राजगद्दी पे आसीन होता है और 335 ईस्वी से लेके और 380 ईस्वी तक वो शासन करता है, लगभग 45 वर्ष। तो काफ़ी लंबा इसका शासन रहा है समुद्रगुप्त का, और इसकी उपलब्धियां भी बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, और इसी की उपलब्धियों के कारण भारत में गुप्त वंश को स्वर्णिम भारत का युग कहा जाता है। आगे बढ़े तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का आदर्श था दिग्विजय। दिग्विजय का सही मायने में अर्थ होता है दिशाओं को जीतने वाला। तो समुद्रगुप्त का एक लक्ष्य था कि चारों दिशाओं में विजय पताका को फहराना है।
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की सफलताओं का विवरण इलाहाबाद अभिलेख में किया है। इलाहाबाद अभिलेख जो पहले अशोक का अभिलेख था, उसी पे साइड में ये हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि उसने जितनी दिग्विजय हासिल की थी उनका वर्णन हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति पर, इलाहाबाद अभिलेख पर करता है, जो कि पहले से ही अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। समुद्रगुप्त के जीते हुए जो क्षेत्र थे उनको 5 भागों में बांटा जाता है। पहला गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। दोआब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दो आब होती है नदियाँ, दो आब का बीच का क्षेत्र, यानी गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र कहलाता है। पूर्वी हिमालय के राज्य, विंध्य क्षेत्र के आठवीं के राज्य, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात का जो क्षेत्र है वो आठवीं क्षेत्र कहलाता था। पूर्वी दक्कन, आंध्र प्रदेश के आसपास का एरिया, और दक्षिणी भारत के राज्य केरला वगैरह, तमिलनाडु वगैरह। तो ये काफ़ी जो दिग्विजय इसका आदर्श था उसमें उसने सफलता प्राप्त करी। आगे बढ़े तो देखते हैं समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध नहीं हारा, यानी 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है इसको। समुद्रगुप्त के पास विशाल नौसेना थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध मेघ नहीं होता, मेद होता है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब हो गया कि अश्व होता है घोड़ा, मेद होता है बलिदान, यानी अश्वमेध यज्ञ जिसमें घोड़े का बलिदान किया जाता है उसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। आगे देखते हैं तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाते हुए है। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि वीणा और विष्णु का भक्त था, ये वीणा भी बजाता था और विष्णु को मानता था। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का भक्त था। आगे बढ़े तो चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक। जो पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त प्रथम, वो 320 से 335 ईस्वी था। उसके बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक है। और अब चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक, यानी ये चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का बेटा था और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। आगे बढ़े देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवराज या देवगुप्त भी मिलता है। उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। 2 राजधानी थी इसकी, उज्जैन को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आगे देखते हैं तो शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, यानी इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। शकों पर विजय के बाद इसने ये उपाधि धारण की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य आता है। उसने 414 से 455 ईस्वी तक शासन किया और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त की एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कुमारगुप्त को ही नालंदा जो बिहार है वहाँ का विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ये थोड़ा ध्यान दे लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राजगद्दी पर आसीन हुआ, यानी कुमारगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था फिर भी राजगद्दी पर आसीन होता है। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त ये गुप्त वाला नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी एक, उसका इसने जीर्णोद्धार यानी उसकी मरम्मत कराई, पुनर्निर्माण उसका करवाया किसने? स्कंदगुप्त ने। आगे देखें इसी अभिलेख में स्कंदगुप्त को हूणों पर जीत हासिल करने वाला बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।